सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। फ़लस्तीन में निहत्ते मुसलमानों पर जुल्म होता रहे, उनकी जानें जाती रहें, औरतों के साथ ज्यादती होती रहे, मासूम बच्चों का कत्ल होता रहे, उन्हें उनके ही घरों से बेदखल किया जाता रहे, मगर जालिम इसराइल को कोई रोकने वाला नहीं है। मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द शेख जरा के इलाके से फ़लस्तीनी खानदानों की मुमकिन बेदखली के मामले पर पूरे रमज़ान जो जुल्म होता रहा, पूरी दुनिया उससे बेखबर रही। लेकिन इस जुमे को इसराइली पुलिस ने बर्बरियत और जुल्म की इंतहा कर दी। इसराइली पुलिस की जानिब से मस्जिद अक्सा के सहन में नमाजियों पर रबड़ की गोलियों, हैंड ग्रेनेड और आंसू गैस के शेल से फायर किए गए। इसराइली हमलों का सिलसिला यहीं पर थमा नहीं, बल्कि इसराइली जंगी तैयारों ने गजा में भी मिसाइल फायर किए, जिसके बाद अब तक इसराइली हमलों में 9 बच्चों समेत 28 अफराद शहीद हो चुके हैं, 300 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। शेख जरा यरूशलेम शहर का वो इलाका है जिस पर इसराइल ने सन 1967 में कब्जा किया था। इस इलाके के फ़लस्तीनी रिहायशियों का यह कहना है कि वो इन घरों में 1950 से रह रहे हैं, जबकि यहूदी आबादकार ये दावा करते हैं कि उन्होंने यहूदियों की 2 अंजुमनों से ये ज़मीनें कानूनी तौर पर खरीदी हैं। मशरिकी यरूशलेम 1967 में इसराइल के कब्जा करने से कबल उर्दन के साथ मुल्हिक था। उर्दन ने 1948 में बेघर होने वाले फ़लस्तीनियों की रिहाइश के लिए शेख जरा के पड़ोस में रिहाइशगाह बनाई थी, और लीज के मुआहदे इस बात को साबित भी करते हैं। उर्दन की वजारत खारजा ने कुछ दस्तावेजात जारी की हैं, जिसके मुताबिक ये दस्तावेजात उन 28 खानदानों से ताल्लुक़ रखती हैं जो शेख जरा के पड़ोस में 1948 की जंग की वजह से बेघर हो गए थे, जबकि यहूदी आबादकारों ने अदालती फैसलों की बुनियाद पर मोहल्ले के घरों पर कब्जा कर लिया और यह दावा किया कि वहां रहने वाले यहूदी खानदान 1948 की जंग के दौरान फरार हो गए थे। यहूदी आबादकारों और फ़लस्तीनियों के दरमियान हालिया वाक़यात के बाद कशीदगी में इजाफा होता जा रहा है। फ़लस्तीनियों को यह खदशा है कि उनको उन्हीं की ज़मीन से निकाल दिया जाएगा जिस पर यहूदी आबादकार अपनी मिल्कियत का दावा करते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड के किसी एक कोने में अगर कुछ हो जाता है तो पूरी दुनिया के मुसलमानों की तरफ उंगलियां उठाई जाती हैं, उन पर इल्जामात लगाए जाते हैं, उन पर पाबंदियां लगा दी जाती हैं, ताज्जुब और तनकीद का उन्हें निशाना बनाया जाता है। लेकिन किसी मुस्लिम रियासत, किसी मुस्लिम मुल्क में मुसलमानों पर जुल्म और बर्बरियत की बात हो, दुनिया के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती, और इसकी सबसे बड़ी वजह खुद मुस्लिम उम्मा के आपसी इख्तिलाफात और इंतशार हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान भी मुस्लिम दुनिया पर इसीलिए जोर दे रहे हैं कि उम्मत मुस्लिमा को एक ज़बान होकर अपनी बात करनी होगी। एक मुल्क के रद्द-ए-अमल से कुछ नहीं होगा, सबको मिलकर बात करनी पड़ेगी ताकि कुछ असर हो। क्या कहा उन्होंने, ज़रा सुनिए। कुरैशी को अपने फॉरेन मिनिस्टर को कहा है कि वो तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर से भी इमीडिएटली बात करें, सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर से बात करें। मैंने प्रिंस मोहम्मद बिन सुल्तान से खुद हमने जो बातें की थी इस्लामोफोबिया के ऊपर, कि जिस तरह मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये जो कैंपेन चल रही है इस्लामोफोबिया की, इस पर भी हमने इकट्ठी बात की कि हमें एक सबको मिल के इसका मुकाबला करना चाहिए। एक मुल्क कुछ नहीं कर सकता, हम एक जो भी करेंगे ना वो एक मुल्क को अहमियत नहीं देते। तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान तो इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ बात करने के लिए अब इस वक्त निकले हैं कि पूरी दुनिया के जो मुस्लिम ममालिक हैं वो उनका साथ दें और मुत्तहिद होकर एक ये बात दुनिया के सामने रख सकें कि एक ऐसी कानून साजी की जाए कि फिर इस्लाम के ख़िलाफ़ और हमारे प्यारे नबी के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कर सके, लेकिन साथ ही साथ ये इस तरह का जो जुल्म और बर्बरियत मुख्तलिफ ममालिक में हो रहा है, इसको भी रोकने की बड़ी अशद ज़रूरत है। इसी पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि किस तरह से ये प्रेशर दुनिया पर डाला जा सकता है, दुनिया की बड़ी ताकतों को मजबूर किया जा सकता है कि ऐसे इक़दाम से वो गुरेज करें, और अगर कोई इस तरह के इक़दाम उठा रहा है तो उसका किस सतह पर बाइकआउट होना चाहिए और इस जुल्म और बर्बरियत को किस तरह से रोका जाना चाहिए। क़िबला अयाज साहब चेयरमैन है इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद अमीन साहब साबिक सफ़ीर हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो क़िबला साहब, ये ज़ाहिर है एक तो रमज़ानुल मुबारक का महीना, जुमातुल मुबारक, जुमातुल विदा का मौका था जिस वक्त ये मामला शिद्दत उसने इख्तियार की, कई बच्चे अपनी जानों से चले गए, कई बड़ों और बुज़ुर्गों को भी शहीद कर दिया गया, औरतें भी उनमें शामिल हैं। ये इस जुल्म और बर्बरियत को पहले तो इसकी कितनी मजम्मत की जानी चाहिए और फिर इसको किस तरह से रोका जाए, क्या करना चाहिए मुस्लिम हुक्मरानों को? बहुत अहम सवाल आपने पेश किया।
यकीनन ये एक बहुत बड़ा आलमी अलमिया है, और बिलखुसूस मुसलमानों के लिए कि उनका क़िबला अव्वल जो है वो इस वक्त इंतहाई मुश्किल सूरत हाल से गुज़र रहा है। वहाँ के मुसलमान जो हैं वो आज़ादी की एक तहरीक चला रहे हैं, और इसराइल एक जाबिर रियासत के तौर पे उनके हुकूक सल्ब कर रहा है। तो सबसे पहले तो यह है कि ये महज़ फ़लस्तीनियों का मसला नहीं है। जब तक तमाम मुसलमान दुनिया और इसके साथ साथ तमाम हुर्रियत पसंद लोग जो आज़ादी की जदोजहद के हामी हैं पूरी दुनिया में, वो यक आवाज़ होकर और फ़लस्तीनियों के इस हक़ की हिमायत न करें, उस वक्त तक यकीनन इसराइल जो है वो अपने मज़ालिम का सिलसिला जारी रखेगा, और जो उसके तौसी पसंदाना अज़ाइम है उनमें कोई कमी नहीं आएगी। सही। तो शाहिद अमीन साहब, अभी ज़ाहिर तुर्की में जून में एक तवानाई कॉन्फ्रेंस होनी है, और तुर्की वो पहला मुल्क है जिसने अमली कदम उठाया और इसराइल के वज़ीर तवानाई का दावतनामा मनसूख कर दिया। उन पर तुर्की में दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई, और ये जो कुछ ये जुल्म और बर्बरियत हो रहा है इसके खिलाफ एहतजाज के तौर पर यह किया गया। तो इस तरह के और कौन कौन से इक़दाम उठाए जा सकते हैं इसराइल के ख़िलाफ़? इस जुल्म से उसको कैसे रोका जा सकता है, और तुर्की का ये इक़दाम कैसा है, पहले इस पर भी आप कमेंट कर दीजिएगा। अच्छा कदम है उनका। मैं समझता हूँ हमारे वज़ीर आज़म ने बड़ी इस बारे में वाज़ेह बात की है। पाकिस्तान का स्टांस जो है मेरे ख़्याल में सबसे ज़्यादा इस सिलसिले में बेबाक और ओपन है। बाकी ममालिक की तरफ से तो खामोशी है। आप देखते हैं होने को तो 50 से ज़्यादा इस्लामी ममालिक हैं दुनिया में, लेकिन उनमें पाकिस्तान तो बोल रहा है, और तुर्की का भी आपने जिक्र किया, लेकिन बाकी 48 मुल्कों का क्या हुआ? तो ये जो इंतहाई अफसोसनाक अमल है उससे इजराइल को पूरा फ़ायदा हो रहा है। लेकिन देखिए, हमें इस मसले की थोड़ी सी इसकी तफसील में जाने की ज़रूरत है। इस वक्त झगड़ा कोई अदालती एक झगड़ा है कि कुछ मकानात हैं एक मोहल्ले में जहाँ से फ़लस्तीनियों को बेदखल किया जा रहा है, और वो इसका पे एहतजाज कर रहे हैं। अदालत में मामला गया हुआ है, लेकिन उम्मीद है तो नहीं है उनसे कि कोई इंसाफ मिलेगा। तो गोया कि चंद लोगों की बेदखल करने से मामला शुरू हुआ। उसके बाद मुजाहरे हुए जो अल-अक़सा मस्जिद तक पहुँचे, जहाँ पे उन्होंने मस्जिद की बेहुरमती की और वहाँ बहुत सारे लोग ज़ख्मी हुए। उसके बाद ये हमास जो कि गज़ा स्ट्रिप के अंदर एक लिहाज से बरसर इक़्तिदार है, वहाँ से मिसाइल इसराइल पे फेंके गए। इसराइल की एयरफोर्स जो है वहाँ पे कार्रवाई कर रही है, जिसमें बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं। तो गोया कि एस्केलेटिंग सिचुएशन है। बात शुरू हुई थी चंद मकानों से बेदखली की, लेकिन ये आगे बढ़ के जो फ़लस्तीन का बुनियादी मसला यही है कि फ़लस्तीनियों को उनके हुकूक से पामाल किया गया है, अपने घर में बेघर हो गए हैं। इसराइल जो है मुस्तकिल एक एक्सपेंशनिस्ट स्टेट है, हर जगह वहाँ पे आबाद कर जो है वो अपनी मर्जी चलाते हैं। इंसाफ होने को तो कहते हैं अदालतें हैं, लेकिन इंसाफ कहाँ मिलता है उन्हें? तो गोया कि सरासर फ़लस्तीनियों के साथ ज़्यादती हो रही है। इस मौके पे यकीनन वो जो इमरान खान साहब ने कहा है कि सिर्फ एक मुल्क का स्टांस लेने से फ़ायदा नहीं होगा। इसराइल पे दबाव डालने के लिए अगर कम से कम जो लीडिंग इस्लामी ममालिक हैं, चलें 50 नहीं मिलते तो कम से कम 5, 6, 7, 8 जो अहम ममालिक हैं, पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान, तुर्की, मलेशिया, नाइजीरिया, इजिप्ट वगैरह, कम से कम यही मिल के अगर जोर लगाएं तो इसका कुछ असर होगा। लेकिन मुझे तो उसके आसार नज़र नहीं आते हैं। मिस्र की तरफ से सुना है कि वो एक किस्म की डिप्लोमेसी होती है। वो आमतौर पर जब कभी इसराइलियों और फ़लस्तीनियों में कोई इस किस्म की लड़ाइयाँ शुरू होती हैं तो इजिप्ट जो है वो इस सिलसिले में कोई एक के मीडिएटरी रोल अदा करता रहा है, और इस वक्त भी शायद वो अदा कर रहा है। चलें उससे एक लिहाज से थोड़ा सा शायद अमन आ जाए, लेकिन जो बुनियादी मसला है वो जारी रहेगा। वो बुनियादी मसला ये है कि इसराइल जो है फ़लस्तीनियों को के हुकूक को पामाल कर रहा है, घर से बेघर कर रहा है, उनकी ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा है। और असल इशू तो ये शाहिद साहब, ज़ाहिर है अभी अगर कोई मसला अदालत में हो, कोई केस अदालत में ज़ेर समाअत हो, तो उसी से मुताल्लिक जिस जगह का तनाज़ा हो उस जगह पर बसने वालों को ज़ाहिर है जब तक अदालत फैसला नहीं देती, वो भी एक फ़रीक के तौर पर वहाँ मौजूद होते हैं। उन पर किस तरह इस तरह के जुल्म के पहाड़ तोड़े जा सकते हैं कि उन पर गोलियाँ बरसा दी जाएँ, हैंड ग्रेनेड से हमला कर दिया जाए, उनको वहाँ उनकी जानों को ख़त्म करना शुरू कर दिया जाए, वहाँ लोग शहीद हो रहे हैं। तो अदालत को तो फिर इस पर इस कार्रवाई को, इस तरह की कार्रवाई को रोकना चाहिए। तो रियासती दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आता है। बिल्कुल एक साथ रियासती दहशतगर्दी है, और इंसाफ का भी वहाँ कोई फैसला नहीं होने को तो अदालती कार्रवाई हो रही है, लेकिन मेरे ख्याल में कोई इंसाफ नहीं मिलने वाला। लेकिन बात यही है कि इस्लामी ममालिक के सिलसिले में क्या कर सकते हैं। और आपने देखा कि पिछले दिनों तो बिल्कुल हालात फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ जा रहे हैं।
आपके जो अरब ममालिक हैं जो कि देरीना उनके सपोर्टर थे, वो एक लिहाज से इजराइल के साथ अपनी दोस्ती कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं। यूएई, बहरीन, इन्होंने तो बाकायदा उनके साथ सिफारती ताल्लुकात कायम कर लिए। सऊदी अरब का भी वज़ाहिर कुछ ना कुछ सिलसिला चल रहा है। तो गोया कि खुद अरब जो हैं अपने मौक़िफ़ से पसपा हो रहे हैं। तो देखिए ना, जो जिसका सबसे बड़ा फर्ज बनता है, अगर वही अपना फर्ज नहीं अदा करता तो फिर दूसरे क्या करेंगे? अब ये इसराइल पर सिफारती सतह पर किस तरह की पाबंदियां लगनी चाहिए कि उस पर ये जुल्म और बर्बरियत रोकने के लिए प्रेशर बढ़े? मैं ये सवाल लेकर आपकी तरफ आता हूँ, लेकिन किबला यार साहब, जब भी ये फ़लस्तीन पर इस तरह का जुल्म और बर्बरियत मुख्तलिफ वक्तों में इसराइल शुरू करता है, तो ये इसको फ़लस्तीनियों का मसला क्यों कहा जाता है? मुस्लिम दुनिया इसको अपना मसला, मुसलमानों का मसला समझकर क्यों नहीं इस मामले के हल पर जोर देती है आलमी ताकतों, आलमी दुनिया पर? बिल्कुल, जिस तरह मोहतरम शाहिद अमीन साहब ने फरमाया, ये बड़ी बदकिस्मती है कि फ़लस्तीन के मामले पर जिस तरह न सिर्फ ये कि पूरी इस्लामी उम्मत बल्कि तमाम हुर्रियत पसंद लोग, यानी वो लोग जो मुसलमान नहीं थे लेकिन आज़ादी ख्वाह थे, हुर्रियत पसंद थे, उनकी हिमायत भी फ़लस्तीनियों को हासिल थी। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि ख़ुद मुसलमानों के अंदर बहुत ही अहम ममालिक ऐसे हैं कि जिनका मौक़िफ़ जो है वो फ़लस्तीन के मसले पे कमज़ोर होता जा रहा है, और वो यही कहते हैं कि ये फ़लस्तीनियों का मसला है और ये दो कौमी मसला है फ़लस्तीनियों का और इसराइल का, तो इनको अपने तौर पे इस मसले को हल करना चाहिए। तो यकीनन इससे मौक़िफ़ की तक़वियत जो है वो तो कमज़ोर होती जा रही है। लेकिन जब तक फ़लस्तीनियों की ये जदोजहद जारी रहेगी, उम्मीद है कि इस तरह उनकी हिमायत भी, अगर हुकूमत नहीं तो जो सिविल सोसाइटी है, जो मदनी मुआशरा है, वहाँ से हिमायत जो है वो आएगी। और ख़ुद यूरोपियन ममालिक के अंदर हम देखते हैं कि इस किस्म की तंजीमें हैं जो इंसानी हुकूक़ की तंजीमें हैं, ऐसी तंजीमें जो हुर्रियत पसंदी की तंजीमें हैं, वहाँ से बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट आ रही है। और उम्मीद है कि फ़लस्तीनियों की ये जो जारी रहेगी तो इस तरीके से उनकी अवामी हिमायत में भी इजाफा होता जाएगा। लेकिन किलबा साहब, क्या ये सिर्फ इंसानी हुकूक़ की तंजीमों का प्रेशर या उनकी जानिब से मजम्मत करना या मुतालबा करना कि जुल्म और बर्बरियत रोकी जाए, ये काफ़ी होगा? या सिर्फ पाकिस्तान आवाज़ उठा ले, सिर्फ तुर्की कोई सिफारती पाबंदी लगा दे या कोई कदम उठा ले, ये दुनिया के जो बाकी 48-50 के करीब मुस्लिम ममालिक हैं, फिर इनका क्या किरदार है? और ये जो इस वक्त इनकी खामोशी है, क्या ये इसको फिर मुजरिमाना खामोशी करार दिया जा सकता है? बिल्कुल, ये काफ़ी तो नहीं है, बल्कि हकीकत यह है कि जो अमूमी हिमायत हासिल थी फ़लस्तीनियों की, उस हिमायत में सियासी और सफारती हिमायत में बहुत कमी वाक़ हो गई है। तो ये यकीनन ये गफलत जो है मुसलमानों की और ये पसपाई, ये काबिल तारीफ़ तो नहीं है, काबिल मज़म्मत है। पाकिस्तान की आवाज़ बेशक बहुत मजबूत है और ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बाबाए कौम ने इब्तिदाई से पाकिस्तान के क़याम से फ़लस्तीन की हिमायत को पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी का एक बहुत अहम जुज़्व बनाया था। तो वो तसलसल जारी है, लेकिन यकीनन महज पाकिस्तान की या तुर्की की आवाज़ काफ़ी नहीं है, ज़रूरत इस बात की है। और उस दिन मुझे बड़ी खुशी हुई कि इंसानी हुकूक़ की जो वज़ीर मोहतरमा है जनाब शरीन मज़ारी साहबा ने, उन्होंने ये तजवीज़ पेश की कि जिस तरह कश्मीर कमेटी है, इस तरह एक फ़लस्तीन कमेटी भी होनी चाहिए। और मेरी तो ये तजवीज़ है कि वो OIC के लेवल पे एक फ़लस्तीन कमेटी होनी चाहिए, ताकि फ़लस्तीन के लिए अमूमी हिमायत में इजाफ़ा हो। और ये इजाफ़ा जो है ये सिर्फ सफारती सतह पे ना हो, बल्कि जो हुर्रियत पसंद तंजीमें हैं, ख्वाह वो मगरब के अंदर हैं या दुनिया में जहाँ कहीं भी है, उनकी हिमायत भी हासिल की जाए, ताकि एक मजबूत आवाज़, अवामी आवाज़ ये इसराइल के मजालिम के खिलाफ जो कश्मीर कमेटी है वो भी एक अलामती सी कमेटी है, जिसका साल 2 साल में कोई एक आध सिर्फ इजलास हो जाता है। अगर ये फ़लस्तीन कमेटी बन भी गई तो हमारे मुल्क में तो कमेटियाँ बनती हैं अलामती नौयत की हैं कि वो सिर्फ नाम की कमेटी होती हैं और अमली तौर पर तो उनमें कुछ भी नहीं हो रहा होता। अगर ये फ़लस्तीनी कमेटी तश्कील पा जाती है तो फिर क्या इसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए और किस तरह से इसको काम करना चाहिए? देखें, अगर काम नहीं करना फिर तो बेशक आप कमेटियाँ बनाएं, लेकिन अगर कोई संजीदगी है, मामले की हसासियत का इदराक है, तो फिर बहुत फ़ाल कमेटी होनी चाहिए। और जिस तरह मैंने गुजारिश की कि सिर्फ पाकिस्तान की हद पे नहीं
बल्कि ये तो OIC के लेवल पे ये कमेटी होनी चाहिए और इसको बहुत फ़ाल कमेटी के तौर पे काम करना चाहिए। अगर महज नाम की कमेटी हो तो यकीनन उसका कोई फ़ायदा नहीं। सही, और ज़ाहिर है OIC तो जब ये कमेटी बनाने पर राज़ी होगा जब OIC में शामिल बड़े ममालिक इस मामले को सीरियस समझेंगे, अपना मसला समझेंगे। शाहिद साहब, इस सिफारती सतह पर क्या इस मामले का कोई हल दिखाई देता है आपको? कहीं कोई मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठकर मुमकिन है इस मामले का कोई हल निकाला जाना? यकीनन है, इम्कानात तो हैं, लेकिन सवाल ये है कि पॉलिटिकल विल किधर है। अगर पॉलिटिकल विल आती है तो फिर सारी चीज़ें जो हैं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, डिप्लोमेटिक प्रेशर, इकोनॉमिक प्रेशर, ये सब कुछ डाला जा सकता है। मैं OIC में पाकिस्तान का सफ़ीर रहा हूँ, बल्कि मैंने बहुत सालों इस पर काम किया। जितने इस्लामिक समिट हुए 73, 82, 86, 93 सब मैंने अटेंड किए हैं। तो OIC में हमेशा फ़लस्तीन के मामले में बड़े ज़ोर शोर से रेजोल्यूशन पास होते हैं, लेकिन उनका नतीजा क्या है? दे आर जस्ट पीसेज ऑफ पेपर। अगर दिखने में उनकी ज़बान पढ़ें तो उसमें बड़ी बड़ी इनकलाबी बातें कही जाती हैं। तो ये मैं तो कहता हूँ ये बिल्कुल ही एक किस्म का शराट बना हुआ है कि OIC ने रेजोल्यूशन पास कर लिया। भाई रेजोल्यूशन की इफेक्टिवनेस असल चीज़ है। रेजोल्यूशन पास करना जो है, चलो वो भी हम कहते हैं वो भी अच्छी बात है, पास कर लो रेजोल्यूशन, लेकिन उस पर अमल करो। अमल करने की बात नहीं आती है ना। तो सारा किस्सा यही है। और अब तो अरबों की पोजीशन पहले के मुकाबले में और कमज़ोर हो गई है। वो तो बाकायदा उनके साथ ताल्लुकात बना रहे हैं। UAE में हिब्रू ज़बान को पढ़ाने के लिए सरकारी इंतजामात हो रहे हैं। मतलब बताइए, तो इस कम की जब बातें हो रही है तो इसराइल को तो बड़ी एक कम का इनकरेजमेंट मिल रही है कि देखो मेरी मनमानी के बावजूद ये सारे अरब जो हैं वो तो मेरी तरफ हाथ बढ़ा के आ रहे हैं, वो मेरे से दोस्ती चाहते हैं। तो देखिए ये इस वक्त सच्ची बात यह है कि फ़लस्तीनियों की पोजीशन बहुत कमज़ोर हो चुकी है। जो उनको अरबों की कम हिमायत शामिल थी, अरब लीग की हिमायत शामिल थी, इंडिविजुअल अरब मुल्कों की हिमायत शामिल थी, उसमें बड़ी शदीद कमी आई है। खुद सऊदी अरब के बारे में इशारे हैं कि वो भी कोई नरम गोशा रखते हैं इसराइल के बारे में। अगर देखिए इसराइल पे कोई प्रेशर काम करता है वो अमेरिका का प्रेशर काम करता है। इसके अलावा इसराइल पे कोई प्रेशर काम, ये तारीख का एक हम सबक ले सकते हैं कि जब कभी इसराइल पे अमेरिका ने प्रेशर डाला तब इसने राह रास्त पे आया। देखिए 1956 में इसराइल ने पूरा सनाई पे कब्जा करके सुएज कनाल पहुंच गया था। प्रेसिडेंट आइजनहावर अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने हुक्म दिया कि फौरन रोको, अभी रोको। 48 घंटे के अंदर इसराइल वहां से वापस चला गया। तो अमेरिका जो है एक वाहिद मुल्क है जिसका सही मानों में इसराइल पे असर रसूख है। लेकिन मसला ये है कि इस अमेरिका के अंदर ये ज़ायनिस्ट लॉबी जो है वो एक बिल्कुल एक किस्म की समझे बीमारी सी लगी हुई है कि हर जगह वो पहुंच जाती है। जो उनकी कांग्रेस है उसके अंदर फ़ाल है, उनके मीडिया में फ़ाल है, एक लिहाज से उनका स्ट्रेंगल होल्ड है अमेरिका के अंदर। तो बाइडन साहब की तरफ से कुछ इशारे आज सुना है, उन्होंने कोई पैगाम ख़त भी लिखा है अपने फ़लस्तीन के सरबराह को। हो सकता है कि उनमें कोई अल्लाह करे उनमें कुछ इंसानियत आए। हो सकता है वो ट्रंप की पॉलिसी के मुकाबले में ज्यादा एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी इख्तियार करना। शायद साहब ये जो एक आध इक़दाम उठाए जा रहे हैं तो ये ज़ाहिर है ये नाकाफ़ी हैं, चूंकि वहाँ तो जुल्म बढ़ता जा रहा है और फ़लस्तीनी शहीद होते जा रहे हैं। अब किस नौयत की ये पाबंदियाँ लगनी चाहिए? क्या तिजारती ताल्लुकात ख़त्म करें मुस्लिम दुनिया इसराइल से, या फिर सिफारती ताल्लुकात ख़त्म करें? ये मैं सवाल आपकी तरफ लेकर आता हूँ। ब्रिगेडियर टायर गज़नफ़र अली साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ब्रिगेडियर साहब, अब ये मुस्लिम ममालिक के जो ये 50-55 ममालिक हैं, कितनी भारी जिम्मेदारी इस वक्त आप समझते हैं पर आयद होती है? पाकिस्तान ने आवाज़ उठाई, तुर्की ने आवाज़ उठाने से बढ़कर उनके वज़ीर तवानाई का तुर्की में दाखिला मनसूख कर दिया। तो अब दीगर ममालिक की जानिब से भी इसी तरह के इक़दाम आने वाले दिनों में आप उम्मीद कर रहे हैं कि आएंगे? मैं तो कोई उम्मीद नहीं करता, क्योंकि आपने एक पॉइंट ब्लैंक सवाल किया है कि उम्मीद उन मुल्कों की तरफ से जो वीज़ा फ्री सर्विसेज ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं इसराइल को, जो इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम कर चुके हैं। अभी ये आज की बात तो नहीं है, तो 72 घंटे गुजर गए, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, दुनिया के अखबार भरा पड़े हैं। तो जो इवन का आज मैं एक हिंदू जो इंडिया का न्यूज़पेपर है और जिनके इसराइल से ताल्लुकात हैं उनकी खबर पढ़ रहा था, और उन्होंने बड़ी बुरी तरीके से इसराइल को इस चीज़ के ऊपर कंडेम किया है, अपना ऑन दी एज ऑन इंटरनेशनल प्रेशर ऑन इसराइल, ये उनका आर्टिकल एक छपा है। इसके बराबर बाकी वेस्टर्न ममालिक में बहुत आर्टिकल छपे हैं। इवन आपने देखा कि एक आयरिश MP की सऊदी एम्बेसडर से बातचीत की वीडियो सामने आई। लेकिन अगर कहीं से नहीं आया है, आप जरा गौर करें ना, अगर कहीं से नहीं आया है तो वो उन ममालिक की तरफ से आया है जो पैलेस्टीन से नजदीक वाक़ हैं, जो पैलेस्टीन को ज्यादा तेजी से सुन सकते हैं। वैसे तो आजकल कम्युनिकेशन का है जो दौर है, हर जगह बात पहुंच जाती है। बिल्कुल। लेकिन
उस ज़मीर को क्या कहें, उस बेज़मीरी को क्या कहें, उस बेएहसासी को क्या कहें। जैसे अभी पहले फरमा रहे थे कि जी अमेरिका सिर्फ प्रेशर डाल सकता है, और बिल्कुल अमेरिका सिर्फ प्रेशर डाल सकता है, लेकिन अमेरिका के अंदर भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अमेरिका के अंदर बहुत सारे एवंजेलिकल ज्यूज पैदा हो गए हैं। सिर्फ वो यहूदी लॉबी नहीं है, ज़ियोनिस्ट लॉबी नहीं है, बल्कि वो लोग हैं जो कहते हैं वो एक ग्रुप है जो कहता है कि टू टॉक अगेंस्ट इजराइल इज टू टॉक अगेंस्ट गॉड। और वहाँ पे वो नियोकॉन्स का और ये जो ज़ियोनिस्ट का एक बहुत बड़ी लॉबी है, बहुत बड़ा प्रेशर है जो अमेरिकन कांग्रेस के ऊपर भी आता है, अमेरिकन लीडरशिप के ऊपर भी आता है। तो जब इतना इन्फ्लुएंस वो इस्तेमाल अपने मीडिया के जरिए भी करते हैं, कांग्रेस के ऊपर भी करते हैं, बाकी यूरोपियन कंट्रीज का हाल तो आपको पता ही है, उसके मुताबिक तो कुछ कहना क्या क्या बात करें। लेकिन ये है कि हमारी तरफ से, हमारे मुसलमान ममालिक की तरफ से अगर एन ब्लॉक यानी कंबाइंड एक प्रेशर क्रिएट किया जाए, आइसोलेटेड नहीं, टर्की एक प्रेशर क्रिएट करता है, मलेशिया की तरफ से स्टेटमेंट्स आती हैं, लेकिन ये तमाम चीजें ये 8 साल आज देखिए दुनिया के कवानीन है, दुनिया के जंग के भी कवानीन है, बैनुल अक़वामी कवानीन है बच्चों के मुताल्लिक, और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट लॉ और इंटरनेशनल लॉज ये कहते हैं कि आप 10-15 साल से बच्चों, कम उम्र बच्चों को कैद में नहीं रख सकते। आज 157 बच्चे इजराइल की कैद में हैं जिनकी उम्र 10 साल से कम है। 2 ही ममालिक हैं जिन्होंने बच्चों को कैद में रखा हुआ है, एक अमेरिका, एक इंडिया है और एक इजराइल है, और दोनों के ऊपर दोनों ये काम कर रहे हैं मजहबी दहशतगर्दी की वजह से। मजहब को, जब मजहब बुनियाद बनेगा दहशतगर्दी की, तो वहां तमाम इखलाकियात, तमाम कवानीन खत्म हो जाएंगे। अगर मुसलमानों के खिलाफ ये एक नेक्सस यहूदियत का, नियोकॉन्स का और हिंदुओं का बन रहा है, हिंदुत्व का एक नेक्सस बन रहा है, तो क्या मुसलमान ममालिक और मुसलमान ममालिक को जो उनको शर्म नहीं आती है? वो किस चीज कहाँ जाके डूबे हुए हैं कि बच्चों को मारा जा रहा है, औरतों को घसीटा जा रहा है। साहब ये इत्तेहाद क्यों नहीं हो पा रहा? अभी हमने खबर सुनी कि इत्तेहाद किस तरह होगा जब आप वीजा फ्री सर्विस देंगे, जब आप कम्युनिकेशन लेना चाहेंगे, जब आप ताल्लुकात नीचे बैठ के, नीचे लेट के कायम करना चाहेंगे। जब ये हम कामयाब दौरों की बातें सुनते हैं कि सऊदी अरब का कामयाब दौरा हुआ, वजीर आजम का, मलेशिया का कामयाब दौरा हुआ, ये दौरे कैसे कामयाब हो सकते हैं जब तक इसमें मुस्लिम ममालिक के आपसी इत्तेहाद पर बात ना हो? हम कभी नहीं देखते कि इन नुकात पर इसमें बात हुई हो। आपस के तिजारती मामलात पर बात होती है, आपस में तवानाई के मुआहदे होते हैं, आपस में एक दूसरे को IT की सहूलियात फराहम की जा रही होती हैं। ये कब तक हम मुआशी मफादात में उलझे रहेंगे? ये अपने मुसलमानों के बारे में कब सोचेंगे? वो चाहे हम हो, सऊदी अरब हो, मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, ये ममालिक कब जागेंगे ब्रिगेडियर साहब? दुनिया में माशियात एक चीज होती है, अगर ईस्ट तैमूर को आज़ादी दिलाई है यूनाइटेड नेशन ने, वहाँ कौन से माशी इंटरेस्ट, कौन सा बड़ा मुल्क है माशी तौर पर ईस्ट तैमूर? सूडान के अंदर कौन सी माशियात है? वहाँ पे UN क्यों गई? वहाँ पे लोगों को जो है वो की मदद करने के लिए और एक मैंडेट दे, वो एक प्लेबसाइट कराने के लिए, या उनको आज़ादी देना क्यों गई? वहाँ कौन सी माशी है? ये तो एक ढकोसला है जो ममालिक ने बनाया हुआ है, जहाँ वो काम नहीं करना चाहते। यूनाइटेड नेशन तो वो गुलाम बनी हुई है अमेरिका की। इट्स नॉट अ यूनाइटेड नेशन, इट इज नॉट अ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ से उनके सेक्रेटरी जनरल होके गए थे, बड़े बयान दे के गए थे कश्मीर के, यहाँ पे आप उनको करतारपुरा भी लेके गए, लेकिन क्या हुआ? दुनिया में 2 ही फ्लैश पॉइंट है ना, एक पैलेस्टाइन फ्लैश पॉइंट है, कश्मीर फ्लैश पॉइंट है। तो आप पिछले दिनों में देख लीजिए, ये दौरे से अभी जो गए हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी गए हैं, ठीक है, सऊदी अरब में बातचीत हुई है, सऊदी अरब से हमारे पुराने ताल्लुकात हैं, लेकिन उसके बाद क्या स्टेटमेंट्स क्या है? क्या कश्मीर के ऊपर कोई कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की स्टेट? मुझे तो बड़ा दुख हुआ। ठीक है, हम हमारे ब्रिगेडियर साहब बिल्कुल, और इस अपने आप इस दुख का इजहार कीजिएगा, और इसी नुक्ते पर एक ब्रेक के बाद बात करेंगे कि इस दौरे सऊदी अरब में बड़ा अच्छा मौका था इमरान खान साहब के पास, पाकिस्तान की हुकूमत के पास, कि वो मुस्लिम ममालिक को मुत्तहिद करना चाहते हैं। क्या उन्होंने पैगाम दिया सऊदी अरब को और इस पर क्या उनका जवाब आया? इस जवाब पर भी आप लोग के तज्जिए लेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे, और मुस्लिम दुनिया का एक और सबसे बड़ा मसला है कश्मीर का मसला। एक तरफ इसराइल की जानिब से निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारत ने भी मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों पर बेहमाना तशद्दुद का सिलसिला तेज़ किया हुआ है। भारतीय फ़ौज ने आज के दिन मकबूजा कश्मीर में जाली सर्च ऑपरेशन किया और उसके नाम पर 3 नौजवानों को शहीद कर दिया गया है।
मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी भारतीय इकदाम के बाद से मकबूजा कश्मीर में जाली सर्च ऑपरेशन के नाम पर कश्मीरी नौजवानों को शहीद करने के वाक़यात में इजाफा देखने में आया है और ये सिलसिला अब तक पाया है। तो अब ज़ाहिर वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ इस पर बड़ा वाज़ेह है कि जब तक ये इक़दाम वापस नहीं लिए जाते उस वक्त तक उनसे कोई बात नहीं होगी, भारत से किसी भी तरह की कोई बात नहीं हो सकती। आज वज़ीर आज़म ने क्या कहा ये आप सुन लीजिए, फिर वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी मौलाना ताहिर शफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे और दीगर मेहमानों से इस पर गुफ्तगू करते हैं। बार बार कई दफ़ा सुनता हूँ कि जी पाकिस्तानी बातचीत शुरू कर दी है हिंदुस्तान से या पता नहीं क्या कर दिया। मैं आपको एक वाज़ेह चीज़ कहना चाहता हूँ, जब तक हिंदुस्तान वापस नहीं जाता जो 5 अगस्त को इन्होंने कदम उठाए हैं और जो कश्मीर के ऊपर जो उन्होंने स्टेटहुड ली है, जब तक वापस 5 अगस्त के ऊपर वापस नहीं जाता पाकिस्तान की हुकूमत कोई हिंदुस्तान से बातचीत नहीं करेगी। तो ये वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि जब तक 5 अगस्त 2019 के इक़दाम वापस नहीं लिए जाते कोई बात नहीं हो सकती उस वक्त तक। ताहिर शफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। एक कश्मीर के मामले पर आते हैं, लेकिन अभी जो फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है इस पर जिस तरह मुस्लिम ममालिक इस वक्त खामोश हैं, उनकी इस खामोशी को मुजरमाना खामोशी आप कहेंगे या कोई और इस्तिलाह उनके लिए इस्तेमाल करेंगे, क्या कहा जाना चाहिए इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना साहब आपको आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है जी, आपको आवाज आ रही है? हेलो हेलो जी मौलाना साहब आपकी आवाज़ आ रही है, अपनी बात जारी रखिएगा, शुरू कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। गुजारिश ये है जी कि मुस्लिम उम्मा जो है उसकी जो सूरत हाल है वो हम सबको मालूम है। आधे से ज्यादा तो मुस्लिम ममालिक वो हैं जो इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम किए हुए हैं और दुनिया में 2 मुल्क ऐसे हैं जिनका इसराइल से किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, एक पाकिस्तान है और एक सऊदी अरब है। अभी वज़ीर आज़म पाकिस्तान तशरीफ ले गए थे सऊदी अरब में, वहाँ उन्होंने और सऊदी अरब की क़यादत ने इस हवाले से बहुत तफसीली बातचीत भी की है और इस हवाले से जो अमली इक़दाम मुमकिन हैं उन पर भी इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश है। जैसे अभी आज आपने देखा कि वज़ीर आज़म साहब ने मोहतरम वज़ीर ख़ारिजा जो हमारे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, उनसे कहा है कि वो तमाम इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारिजा से बात करे और एक मुत्तफ़िक़ा अमली लाए अमल इस हवाले से तैयार किया जाए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने OIC के सेक्रेटरी जनरल जो हैं उनको भी ये बात कही है कि OIC को इस हवाले से फ़ाल किरदार अदा करना है और जो भी इस हवाले से मुमकिन है पाकिस्तान कर सकता है वो उसके लिए हाजिर है। अब बदकिस्मती ये है कि बहुत सारे ममालिक मुकम्मल खामोश है, पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और कुछ दीगर ममालिक ने इसकी मजम्मत की है। लेकिन अब मजम्मत से आगे मैं समझता हूँ कि ये जो कुछ इसराइल कर रहा है, इस लहू ने, इस खून ने जो हमारी बहनों बेटियों का बह रहा है, बच्चों का बह रहा है, फलस्तीनी तारीख को दोबारा जान दी है। वगरना जो कुछ हमने पिछले 6 माह 1 साल में देखा था, लग कैसे रहा था कि बिल्कुल बेचारे फलस्तीनी जो हैं वो तनहा हो गए हैं और बिल्कुल उनकी जो आज़ादी की तहरीक है और जो इसराइली जुल्म सितम के सामने वो रोज कुर्बान होते हैं, उस पर दुनिया ने आंखें बंद कर ली हैं और इस्लामी बिलखुसूस इस्लामी दुनिया के भी बहुत से लोगों ने। लेकिन ये 4 दिन में जो कुछ इसराइल ने किया है और अब तक 30 से ज्यादा लोगों की शहादतें हैं और सैकड़ों जख्मी हैं, तो छोटे छोटे बच्चे शहीद हो रहे हैं और नमाजी शहीद हो रहे हैं और बर्बरियत की इंतहा हो चुकी है। तो इस कदम ने दोबारा पूरी उम्मत पे, और मैं समझता हूँ कि उम्मत के जो अहम ममालिक हैं जैसे सऊदी अरब है, पाकिस्तान है, तुर्की है और दिगर भी कोई आवाज अगर हम सुन सके, अभी तक तो इस तरह आई नहीं, इनमें गुस्सा दोबारा पैदा हुआ है, इनमें एक सोच दोबारा पैदा हुई है कि आखिर रमजान का आखिरी अशरा कराते जुर्म क्या है फलस्तीनियों का। वो तो अपने अल्लाह के आगे सजदा रेज हो रहे थे, छोटे छोटे मासूम बच्चे अल-अक्सा के ट्रेन में सजदे कर रहे थे जब उन पर मिसाइल बरसाए गए और जब उनका कत्लेआम किया गया। तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान साहब और सऊदी वलीअहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान जो इस हवाले से
बातचीत हुई है और जो हमारे वजीर खारजा और मैं भी मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक के ज़िम्मेदारों से हम बातें कर रहे हैं। सऊदी अरब की जानिब से इस सिलसिले में क्या कुछ तजावीज़ आई कि क्या इकदाम उठाने चाहिए तमाम मुस्लिम ममालिक को मिलकर और मुत्तहिद होकर? अगर चंद एक तजावीज़ आप शेयर करना चाहें। देखिए, इस हवाले से जो तजावीज़ तो एक ही है, वो है कि जो फलस्तीनियों को कबूल है वो हमें कबूल है, जो फलस्तीनियों को कबूल नहीं है वो हमें भी कबूल नहीं है। इस पर पाकिस्तान और सऊदी अरब का मौक़िफ़ एक है। कश्मीर पे भी यही है। बदकिस्मती है, हमारे यहाँ प्रोपेगेंडे बहुत ज्यादा होते हैं, हम खुद अपने आप को कमजोर करते हैं। उम्मत मुस्लिमा की जो एक बदकिस्मती वो ये है कि ज़राए अबलाग में या वैसे हम हर वक्त अपने आप को कमजोर समझते हैं। हम कमजोर नहीं हैं। हम अल्लाह ताला ने दुनिया इस्लाम को बहुत बड़ी कुव्वत बनाया है, हमें उसको मुत्तहिद करने की जरूरत है। और हमने ये बात बाकायदा वजीर आजम पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान साहब ने सऊदी अरब की क़यादत से भी कही है और उन्होंने इसका खैर मकदम किया है। बल्कि मैं आपको बताऊं कि गुज़श्ता रोज हम शेख सुदेश जो हैं, जो हरमैन के सरबराह है रियासत हरमैन के, तो उसने कहा जो मौक़िफ़ इमरान खान साहब ने इस वक्त अपनाया हुआ है हम सब उसके साथ खड़े हैं और हम सब चाहते हैं कि उसी के ऊपर उम्मत आके जमा हो जाए। तो हमारी कोशिश है, हम कोशिश कर सकते हैं, हम आवाज बुलंद कर सकते हैं, हम मुअस्सर आवाज बुलंद करना चाहते हैं। और अल्लामा साहब, जिस तरह जिम्मेदारी वजीर खारजा साहब की लगाई गई है वजीर आजम की जानिब से, आप नहीं समझते कि अगर वो खुद ये काम सरअंजाम देते और सरबराहान मुमलिकत से राब्ते करते तो ज्यादा असर होता, ज्यादा मौसर और जल्दी ये इत्तेहाद हो सकता था? देखिए, वो उस सतह पर भी राब्ते जारी हैं। कोई ये ना समझे कि इमरान खान साहब जो है, मैंने उस शख्स की बेचैनी बैतुल्लाह में देखी है, मैंने मस्जिद नबवी में देखी है कि बार बार वो एक जुमला कहते थे कि यार हम इन फलस्तीनियों के लिए हमें कुछ करना है, हमें बात करनी है। यानी ये उम्रा के दौरान और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हाजिरी के दौरान भी उनकी इस बेचैनी को सबने महसूस किया कि ये इतना बड़ा जुल्म हो रहा है। और फिर जब उन्होंने OIC के सेक्रेटरी जनरल को ये बात कही कि आप करें, क्या करना चाहते हैं, हम आपको हर तरह से मदद करने को तैयार हैं, तो इससे वो जो सरबराही लेवल पर है उस पर भी बातचीत हो रही है। लेकिन एक कोऑर्डिनेशन का जो काम है तमाम इस्लामी ममालिक के जिम्मेदारों के साथ वो मोहतरम वजीर खारजा साहब कर रहे हैं। और ये एक बात याद रखिए कि मैंने जो इस सफर में इमरान खान साहब को फलस्तीन और कश्मीर और मुसलमानों के मसाइल पे जिस तरह गम और हुस्न देखा है, मेरी दुआ भी है इस मुकद्दस रात में, रमजान की इन रातों में। और इसी तरह सऊदी अरब के जो फरमारवा हैं खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज, अमीर मोहम्मद बिन सलमान, उनकी जो एक कुड़न है, चुबन है, जो दर्द है उनका फलस्तीन के काज के हवाले से, मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अब इस उम्मत के ऊपर ये इब्तला जो आजमाइश है, कभी हमारे बच्चे समुद्रों में गर्क हो रहे हैं, कभी शाम में, कभी इराक में, कभी यमन में, लीबिया में, कश्मीर। चले अल्लामा साहब, ये फ़लस्तीन वाले मामले पर तो खुलकर आपने इज़हार ख्याल कर दिया और ज़ाहिर हुकूमत ने जो कुछ किया वो भी बता दिया। मसला कश्मीर पर भी मैं आपकी तरफ सवाल लेकर आता हूँ, आप साथ ही रहिएगा। शाहिद अमीन साहब, जिस तरह अल्लामा साहब कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान कोशिश कर रहे हैं, अगर ये OIC फ़ाल हो जाती है, कोई किरदार अदा करने की पोजीशन में होती है, तो फिर इसराइल पर किस तरह की, क्या सिफारती पाबंदियाँ लगनी चाहिए, क्या तिजारती ताल्लुकात उनसे मुनक़ता कर लेने चाहिए? किस तरह की पाबंदियाँ आप तजवीज़ करेंगे कि उन पर असर, एक मौसर पैगाम उनको दिया जा सके और इस तरह के इक़दाम से उन्हें रोका जाए? एक पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आप बार बार इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान को और वज़ीर आज़म को ज़्यादा कुछ करना चाहिए। मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने आपको जो कुछ किया है वो और इस्लामी ममालिक के मुकाबले में ज़्यादा है। अपने सऊदी अरब के दौरे में इस्लामोफोबिया और फ़लस्तीन इन सब इश्यूज़ के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ज़ोर दिया है। लेकिन एक लिहाज से अब ये थोड़ा सा पाकिस्तान की एज ए रियासत भी ज़रा सोच लीजिए, कश्मीर के लिए हम इसका इतना कुछ कर रहे हैं, उधर फ्रांस में वो जो कुछ हुआ उसमें हम आगे खड़े हुए हैं, फ़लस्तीन में भी हम आगे खड़े हैं। आखिर पाकिस्तान पे कितना बोझ डालना चाहते हैं आप? उधर इंडिया हमसे 7 गुना 8 गुना एक मुल्क हमारे लिए खतरा बना हुआ है। तो प्लीज़ डू नॉट पुट दैट मच ऑफ प्रेशर ऑन पाकिस्तान के हर चीज़ में पाकिस्तान ही आगे है, दूसरे इस्लामी ममालिक का काम नहीं है। ये जिम्मेदारी खुद खान साहब ने ली थी ना, जब उन्होंने इस्लामोफोबिया के खिलाफ बड़ी मौसर तकरीर। वज़ीर आज़म क्या कर रहे हैं? वज़ीर आज़म ने बहुत कुछ किया, पाकिस्तान ने बहुत कुछ किया,
दीगर इस्लामी ममालिक का ही ज़्यादा बनता है। जिन मुल्कों ने पिछले दिनों इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल किए हैं, उनका फ़र्ज़ नहीं बनता कि इसराइल के साथ ताल्लुकात में या तो कमी लाएं या सस्पेंड करें या तिजारत रोकें। जिनका सबसे ज़्यादा फ़र्ज़ बनता है, असल काम तो उन्हें करना चाहिए। पाकिस्तान जो कुछ कर चुका है, मैं समझता हूँ अपनी जितनी भी उसकी इस्तिताअत है उससे ज़्यादा कर चुका है। पाकिस्तान के ऊपर और बोझ ना डाला जाए, दीगर इस्लामी ममालिक का ये फ़र्ज़ बनता है। आप पूछते हैं के खिलाफ क्या किया जाए? इसराइल के खिलाफ करने की एक तरीका ये है, डिप्लोमेटिक प्रेशर ऐसे डाला जा सकता है जिन अरब ममालिक के उनके साथ ताल्लुकात हैं, उन ताल्लुकात को सस्पेंड करें। जिनके उनके साथ तिजारतें हैं या एयरलाइन उनकी ओवर फ्लाइट्स की इजाज़त दी हुई, उस ओवर फ्लाइट्स को रोका जाए। इस तरीके से इसराइल पे प्रेशर डाला जा सकता है। तो असली फ़र्ज जो बनता है वो जो अहम अरब ममालिक हैं, जिसमें खलीजी ममालिक भी शामिल हैं, जॉर्डन शामिल है, इजिप्ट शामिल है, सबसे बड़ा फ़र्ज तो इनका बनता है। बाकी यह है कि हमें यकीनन इस्लामी मुल्क अगर आपस में मिलके कोई OIC के ज़रिए से कोई तहरीक कर सकते हैं ज़रूर करें, लेकिन असर तभी पड़ेगा जबकि ये ममालिक जो अरब ममालिक जिन्होंने इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल किए हैं, ये प्रेशर डालें कि हम ताल्लुकात तोड़ देंगे, तिजारत नहीं करेंगे, ओवर फ्लाइट की नहीं इजाज़त देंगे। आप देखिए इसराइल पे इसका असर होगा। सही। तो किबला याद साहब, अब ये ज़ाहिर है हर मुल्क को अपना अपना किरदार अदा करना है। पाकिस्तान ने अपना किरदार जो अदा करना था वो उससे बढ़कर अदा कर दिया। अब ये दीगर ममालिक अपने मुआशी मफादात को सामने रखेंगे या फिर उन्हें अपने मुसलमानों को, अपनी उम्मत को, उनको देखना है कि किस तरह उनका कत्लेआम हो रहा है। ये अब किस तरह इनको फ़र्क करना पड़ेगा अपने मुआशी मफादात और अपनी उम्मत को बचाने के लिए? बिल्कुल, जिस तरह आपने हज़रत मौलाना ताहिर अशरफी साहब की बातें सुनी, जनाब शाहिद अमीन साहब की बातें सुनी, पाकिस्तान ने अपने हिस्से से ज़्यादा फ़ाल किरदार अदा किया है और हमेशा ये आवाज़ उठाई है, सिर्फ़ फ़लस्तीन की नहीं बल्कि कश्मीर के हवाले से भी, और अभी फ़्रांस में जिस तरीके से हुआ, यूरोपियन यूनियन के हवाले से जिस तरह हुआ, तो पाकिस्तान तो बहुत मज़बूत तरीके से इन तमाम केसों को लड़ रहा है। लेकिन और भी इस्लामी मुल्कों को सामने आना चाहिए। मज़बूत ममालिक हैं, मसलन तुर्की एक बहुत मज़बूत मुआशी तौर पे मुस्तहकम मुल्क है। सऊदी अरब की बड़ी सियासी क़यादत जो है वो बहुत मज़बूत सियासी क़यादत वाला मुल्क है और सियासी वज़न वाला मुल्क है। तो और भी अफ्रीका के कुछ ममालिक हैं जो कि बहुत ही तेल के हवाले से और मईशत के हवाले से बहुत मज़बूत ममालिक हैं। मशरिक़ बईद में हमारे इंडोनेशिया और मलेशिया, ये ऐसे ममालिक हैं कि जब तक इनकी मुत्तहिदा आवाज़ ना हो, सिर्फ़ पाकिस्तान से ये तवक्को रखना और ये उम्मीद रखना कि वही एक ये बैनुल अक़वामी दबाव जो है इसको बरकरार रखेगा, ये मुमकिन नहीं है। इसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि तमाम मुसलमान ममालिक, तमाम हुर्रियत पसंद तंजीमें जो हैं वो यकजा हों। इसके बग़ैर यकीनन इसराइल जो है वो उसको लगाम करना, उसको काबू करना ये एक मुश्किल काम है। कुछ मुसलमान ममालिक ने उनके साथ अच्छे ताल्लुकात शुरू किए हैं। वह अगर उनके ताल्लुकात हैं भी तो वो ताल्लुकात भी उनको बता सकते हैं कि जब तक आप फ़लस्तीन का मसला हल नहीं कर सकेंगे या नहीं करेंगे, हम आगे आपके साथ ताल्लुकात मज़ीद नहीं बढ़ाएंगे। कोई ना कोई सियासी, कोई ना कोई सफारती दबाव तो होना चाहिए। सिर्फ पाकिस्तान पे ये पूरा बोझ डालना शायद ये मुनासिब ना हो। सही। और ब्रिगेडियर साहब, आपकी इजाज़त से बस मैं एक छोटा सवाल मौलाना साहब से कर लूँ, फिर आपकी तरफ मैं तफसील से आता हूँ, आपको फिर पूरा मौका मिलेगा। मौलाना साहब, ये OIC का क़याम तो इसीलिए अमल में आया था कि जब कभी किसी मुस्लिम मुल्क के साथ कोई नाइंसाफ़ी हो गई, कोई दुनिया की ताकत उसको दबाने की कोशिश करेगी तो OIC उसका साथ देगी। ये इतनी गैर फ़ाल क्यों हो गई? हमने देखा कश्मीर के मामले पर भी OIC ने कोई फ़ाल किरदार अदा नहीं किया। अब ये फ़लस्तीन का मामला है, मुख्तलिफ ममालिक पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब इसको फ़ाल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये क्यों अपना फ़ाल किरदार अदा नहीं कर रही? अपने मसाइल हैं। एक तो हमें हमारे दाखिली मसाइल में फंसा दिया गया, फिर ये जो पिछले 20 साल में इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी ने मुस्लिम ममालिक को खोखला किया है, ये बहुत बड़ा मसला एक बन चुका है खुद दाखिली हमारा जो है। और इस बात में कोई शक नहीं है कि OIC का कायम रहना और उस इत्तेहाद का बाकी रहना ही मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा अमल है जिसपे बहरहाल तमाम इस्लामी ममालिक अपने अपने तौर पर उनकी तासीन होनी चाहिए। वगरना लगता कई बार ऐसा लगा कि ये OIC जो है ये टूट जाएगी और इसके अंदर रिफ्ट पैदा हो जाएगी। हमें इसको मजबूत करना है और इसी से अगर कोई उम्मीद लगाई जा सकती है तो वो इस्लामी ताउन तंजीम ही है जो एक इत्तेहाद है, बाकी तो कोई तंजीम आपकी है नहीं। और इसी इत्तेहाद को लेके आगे बढ़ना है। अभी गुज़श्ता साल जो है यानी 2 साल पहले
इसकी क़यादत सऊदी अरब के पास आई, लेकिन 1.5 साल तो कोरोना में गुजर गया है और अब इसके नए सेक्रेटरी जनरल ने आना है नवंबर में। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमें इसी को फाल करना है, इसी से देखें इसको लेकर आगे बढ़ना है। मैं उम्मीद रखता हूँ, मैंने जो कुछ देखा है पिछले चंद दिन के अंदर और जिस अंदाज से मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान एक बार फिर आलम इस्लाम की तवज्जो और आलम इस्लाम के लिए मरकज बनता चला जा रहा है। सऊदी अरब हमारे साथ खड़ा है, अभी आप देखें कुवैत, मिस्र, ये सारे ममालिक के साथ पाकिस्तान के जो रवाबित है 6 माह में अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा बेहतरी की तरफ गए हैं। और उसमें हमारा जो नंबर 1 मामला है वो ये उम्मा के मसाइल हैं। हम ना फलस्तीनी मसले से पीछे हट सकते हैं, ना कश्मीर से पीछे हट सकते हैं, ना तौहीन नमूस से रिसालत से पीछे हट सकते हैं। और इंशाअल्लाह जिस अंदाज से इमरान खान साहब दस्तक दे रहे हैं मुस्लिम सरबराहान के दिलों के ऊपर, मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह तो हमें जैसा अभी सब ने कहा हमें अपना काम करना है और हम अपना काम करते रहेंगे। हम अपनी सदा लगाते रहेंगे, जो अमली मुमकिन है हम वो करते रहेंगे। बाकी नतीजा अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह से हम सबको मांगना भी चाहिए। आज भी मैं आपके इस प्रोग्राम के जरिए जहाँ जहाँ सुना देखा जा रहा है, एक मुबारक रात है, रमजान की रात है, मुकद्दस रात है, हम सबको अपने अल्लाह के सामने सरेंडर करना चाहिए कि या अल्लाह हम तो कमजोर हैं और तू ताकत वाला है, इस मजलूमों पे रहम फरमा, हमारे ऊपर रहम फरमा। तेरे नबी का कलमा पढ़ने वाले जो है वो सिबा हो रहे हैं, बेशक बेशक ये दुआ तो हमें करनी चाहिए और उसके साथ साथ ज़ाहिर है उसके साथ साथ अमल को भी जारी रखना चाहिए। तो ब्रिगेडियर साहब, ब्रेक से पहले आपको वो दुख वाली बात अधूरी रह गई थी, किस बात पर, किस नुक्ते पर आपको इस पूरी सूरत-ए-हाल पर दुख था, ज़रा वो भी वजाहत कर दीजिएगा और फिर ज़रा OIC के किरदार पर अगर आप भी कुछ कहना चाहें। देखिए, हम बहुत सारी उम्मीदों के साथ बातें कर रहे हैं। साफ ज़ाहिर है आज बहुत मुकद्दस रात है, उस मुकद्दस रात में हम दुआ कर सकते हैं, लेकिन साथ ये भी देखिएगा, उस दुआ के साथ ये भी रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि ये जो मुसलमान ममालिक के दरमियान और मुसलमानों के ऊपर मजहब के हिसाब से जुल्म हो रहा है, ये हो क्यों रहा है? ये अरब इराक तबाह हुआ, क्यों तबाह हुआ? जॉर्ज W बुश ने झूठ बोला, बारक ओबामा ने झूठ बोला, तो ट्रम्प साहब खुद क्या कि चले गए हैं कि इराक के बाद WMDs नहीं थे, लेकिन वहाँ पे तबाही की गई। टोनी ब्लेयर ने झूठ बोला, अपनी पूरी कौम से झूठ बोला, जॉर्ज W बुश ने झूठ बोला। लेकिन बात यह कि सीरिया तबाह हुआ, इराक तबाह, अफगानिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया। हम दुआएं तो करते रहे, लेकिन फिजिकल कदम कौन उठाएगा? बात तो यहाँ पे ये है कि अल्लाह ताला तो ये कहता है ना कि आप खुद भी कुछ करो, दुआ के साथ साथ तो फिजिकल काम भी करो। ये मुसलमान ममालिक, जिसका पहले भी आपके शाहिद साहब ने कहा, कबला हयात साहब ने कहा कि मुसलमान ममालिक बड़े स्ट्रांग ममालिक हैं। आप ये ना कहें कि वो कोई छोटे मुल्क है। हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हमारी फौज बड़ी स्ट्रांग है, हमारे पास एक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, दुनिया हमें रिकग्नाइज करती है, मुसलमान ममालिक हमें रिकग्नाइज करते हैं। लेकिन प्रेशर कहाँ से जनरेट होना है? इकोनॉमिक प्रेशर अगर जनरेट होना है तो सऊदी अरब से जनरेट होना है, यूनाइटेड अरब एमिरेट से जनरेट होना है, मलेशिया से जनरेट होना है, तुर्की से जनरेट होना है, जिनकी इकोनॉमी भी स्ट्रांग है और जिनके इंटरनेशनल लिंकेजेस भी स्ट्रांग है। तो बात यह है तो कि वो कब लोग तो पैलेस्टीनियन कब से मर रहे हैं? हम जब से वो मर रहे हैं हम दुआएं कर रहे हैं, जब से वो मर रहे हैं हमारी स्टेट पर। ब्रिगेडियर साहब जा रहे हैं, बुनियादी सवाल ये ना कि ये इनफरादी कुव्वतें तो हैं, लेकिन ये इज्तिमाई कुव्वत बनकर उभर कर सामने नहीं आ रही। कर रहा हूँ ना, इज्तिमाई कुव्वत तो बन ही नहीं, क्योंकि इज्तिमाई तौर पे तो हमारे तमाम ममालिक जो हैं मुसलमान ममालिक, वो बिलीफ के हिसाब से डिवाइडेड है। हम तो आपस ही में एक दूसरे के चक्रों में पड़े, कोई शिया के चक्रों में पड़ा है, कोई सुन्नी के चक्रों में पड़ा है, कोई बाकी जो आपके फिका है उनके चक्रों में पड़े हैं, तो हम एक दूसरे के नजदीक आ ही नहीं रहे। एक कॉमन प्लेटफॉर्म कहाँ से आएगा? अरब लीग एक कॉमन प्लेटफॉर्म है, OIC एक कॉमन प्लेटफॉर्म है, OIC के अंदर से आवाज, लेकिन क्या OIC के अंदर से आवाज उठती है? OIC के अंदर कश्मीर का मसला प्रेजेंट होता है तो आप इंडियन फॉरेन मिनिस्टर को बुला लेते, उसको इनवाइट कर लेते। जो प्रॉब्लम की जड़ है, जो इंडिया जिसने कश्मीर को तबाह बर्बाद किया हुआ है, जिसने कश्मीर टॉर्चर कर रहा है, बच्चियों को रेप कर रहा है, औरतों को रेप कर रहा है, बच्चों को उठा के ले जा रहा है। मैंने कहा ना, दुनिया में 2 ममालिक है सिर्फ जो 10 साल से कम उम्र बच्चों को, 15 साल से कम उम्र बच्चों को मेल कैदियों के साथ जो है वो डिटेंशन में रख रहे हैं। इजराइल है और एक इंडिया। जो इजराइल करता है इंडिया उसको फॉलो करता है। तो आप मुझे बताइए कि किसकी तरफ से ये फिजिकल कदम? इस वक्त बयानात से निकल जाइए, मुजम्मतों से निकल जाइए,
हम मजम्मत तो इंडिविजुअल कर सकता है, मैं मजम्मत कर सकता हूँ कि मेरी और कोई से है नहीं, आप मजम्मत कर सकते हैं चैनल पे बैठ के, लेकिन फिजिकल कदम कौन उठाएगा, कौन लेके जिसको ब्रेक करेगा, कौन इसराइल को प्रेशराइज करेगा। इसराइल के अंदर आपको पता है, पहले भी हमने बात की, ज़ियोनिस्ट इतनी बड़ी लॉबी है वहाँ, और वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है कि क्रिश्चियंस फॉर इसराइल, और वो उसके कोई हजारों के करीब मेंबर हैं, और वो प्रेशराइज करते हैं कांग्रेस, उनको कौन अभी, हालांकि एक जो है फिजा अच्छी है, फिजा अच्छी तरह है कि अगर अब मार्च 2021 का गैलप पोल उठा के देखे जो अपना अमेरिका के अंदर हुआ है, तो उस गैलप पोल में पहली दफा ये हुआ है कि कोई 53% डेमोक्रेट जो है वो ये चाह रहे हैं कि इजराइल के ऊपर प्रेशर डाला जाए, और उसको वो कहते हैं वो, बल्कि ये खबर पब्लिश हुई थी कि मेजॉरिटी ऑफ डेमोक्रेट से यूएस शुड फोकस पॉलिटिकल प्रेशर ऑन इजराइल। तो अगर डेमोक्रेट ये कह रहे हैं तो उनको अप्रोच कौन करेगा? क्या पहली दफा ऐसे है कि गैलप पोल में जो पैलेस्टीनियंस की एक्सेप्टेबिलिटी है अमेरिका के अंदर वो बढ़ती नजर आ रही है। अब उसको किसी ने लिंक करना है ना, वो खुद तो नहीं करेंगे, अमेरिका को कौन कहेगा, या जिस तरह पहले ये कहा गया कि अगर इजराइल को कोई प्रेशराइज कर सकता है। और ब्रिगेडियर साहब, ये हमारी ज़िंदगी के साथ साथ ये मसला इसी तरह चलता रहेगा। वक्त चूंकि कम है, एक 20-20 सेकंड का टेक मैं शाहिद साहब और किबला साहब का भी ले लूँ। तो शाहिद साहब, पहले आप फरमा दीजिएगा कि ये इस मसले का कहीं कोई हल मुस्तकबिल करीब में, मुस्तकबिल बईद में आपको कहीं दिखाई दे रहा है, मसले कश्मीर और फ़लस्तीन का, या फिर जिस तरह हमारी ज़िंदगी चल रही है ये मसला भी साथ साथ चलता रहेगा? नहीं, इंशाअल्लाह कश्मीर का मसला है एक ना एक दिन हल होगा। आप देख लीजिएगा, उनकी आज़ादी की जद्दोजहद जो है वो कामयाब होगी। वियतनाम में आपने देखा कामयाबी हुई, अल्जीरिया में कामयाबी हुई, साउथ अफ्रीका में कामयाबी, इसमें बिल्कुल नाउमीद होने की ज़रूरत नहीं है। फ़लस्तीन की मसला अलबत्ता जो है ज़्यादा गंभीर है, उसकी वजह यह है कि जो उनके अरब बरादर हैं उन्होंने उनको फोर्सेक कर दिया है। अब मेरे ख्याल में आपने पूछा क्या इस वक्त तजवीज़ ठोस कदम की, यही है कि कम से कम जो अहम अरब ममालिक हैं जिसमें सऊदी अरब, UAE, बहरीन, कुवैत, मिस्र, ये लोग जो हैं मिल के इसराइल पे प्रेशर डालें कि आपको अपनी पॉलिसी कम से कम अल-अक़सा जैसे वाक़यात नहीं होने चाहिए, वरना हमारा रिएक्शन आएगा। रिएक्शन का मतलब क्या है? नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस रुक जाएगी, डिप्लोमेटिक रिलेशन तोड़ देंगे, इक़्तिसादी ताल्लुकात तोड़ देंगे, ओवर फ्लाइट्स रोक देंगे। अगर ये चंद ममालिक इजराइल पे प्रेशर डालें तो यकीनन कुछ ना कुछ असर होगा। सही। तो किबला साहब, यही सवाल आपसे, बस क्लोजिंग रिमार्क्स अगर आप 15 सेकंड में कंक्लूड कर दें। मेहरबानी जी। बिल्कुल, आज़ादी की तहरीकों की तारीख़ यही है कि वो बिल आखिर कामयाब तो हो जाती हैं, लेकिन इस वक्त जिन आज़ादी की तहरीकों के साथ हमारा वास्ता है, मैं समझता हूँ कि ये एक लंबी जद्दोजहद का तकाजा करती हैं, लेकिन मायूस बिल्कुल नहीं होना। उम्मीद है एक ना एक दिन आज़ादी की ये तहरीकें जो हैं ये ज़रूर कामयाब होंगी। बिल्कुल। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, किबला याद साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली साहब, शाहिद अमीन साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। तमाम मेहमानों की गुफ्तगू आपने इसके प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।